आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए प्रथम सेमेस्टर के हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हमने भक्तिकालीन कवियों को समझना है या भक्तिकालीन कवियों का अध्ययन करना है, जिसमें कि मैं पहले वीडियो में आपको कबीरदास जी के विषय में बता चुकी हूँ और आज मैं मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में बताऊंगी। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी कवि हुए हैं। आपने पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा इत्यादि की रचना की, लेकिन प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में पद्मावत का एक अंश हमने पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम मानसरोवर खंड को पढ़ते हैं। तो आइए हम जायसी के विषय में समझें। सबसे पहले हम समझेंगे कि जायसी का रहस्यवाद क्या है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे, क्योंकि जो रहस्यवाद है वो भक्ति काल में दो रूपों में मिलता है। पहला है भावात्मक और दूसरा है साधनात्मक। इसके अंतर्गत हम जायसी के रहस्यवाद की बात करें, उनका रहस्यवाद प्रेम की नींव पर ही आधारित है और जैसा कि कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक है। तो यहाँ पर यदि हम मानसरोवर खंड को पढ़ते हैं या पद्मावत को पढ़ते हैं तो उसके अनुसार उनका जो रहस्यवाद है वह भावात्मक है, जिसमें सूफीवाद में ये दिखाया गया है कि सूफीवाद पर अद्वैतवाद का प्रभाव है। और जायसी के रहस्यवाद की बात करें तो उसके जो विभिन्न सोपान है वो है जिज्ञासा, प्रयत्न, प्राप्ति या मिलन। अर्थात कि जो परमात्मा को प्राप्त करने की प्रथम स्थिति होती है वह होती है जिज्ञासा। जिस प्रकार लौकिक प्रेम में किसी के प्रति आकर्षण होता है और स्वप्न दर्शन से उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रेमी है वो उत्सुक रहता है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर सदगुरु के द्वारा या गुरु के द्वारा साधक या जो जिसे हम भक्त कह सकते हैं वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुल होता है। इसी में दूसरी स्थिति है प्रयत्न। अर्थात यदि हम पद्मावत की कथा को पढ़ें तो रत्नसेन अपना राज्य छोड़कर योगी बन जाता है और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है, अर्थात यह उसका प्रयत्न है। जो तीसरी स्थिति है वो है प्राप्ति या फिर मिलन। मिलन की स्थिति पर जाकर जो साधक है या जो भक्त है, तो भक्त और ईश्वर यहाँ पर एकाकार हो जाते हैं या फिर सूफी काव्य के अनुसार फना हो जाते हैं। इस दशा का जो वर्णन है वह आनंद से भी परे है। अतः जो साधक है उसको कथा के रूपों में अपने इस अनुभव को कहना पड़ता है। आइए अब हम समझेंगे कि जो जायसी का रहस्यवाद है उसकी विशेषताएं क्या हैं। आइए अब हम जायसी के रहस्यवाद की विशेषताओं को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम पात्रों में प्रतीकात्मकता को समझेंगे और लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना को, विरह की प्रधानता एवं हठयोग के प्रभाव को समझेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि पात्रों में प्रतीकात्मकता। जायसी ने रहस्यवाद की अभिव्यक्ति करने के लिए पात्रों को प्रतीकात्मकता प्रदान की है। अर्थात पद्मावत की जो पद्मावती है वह ईश्वर का प्रतीक है और जो राजा रत्नसेन है प्रियतमा पद्मावती की खोज में निकलता है। अर्थात जायसी ने इस प्रेम की अनुभूति को व्यंजना के रूप में दिखाया है कि यहाँ पर जो पुरुष है, जो नायक है रत्नसेन, वह भक्त है या साधक है और जो प्रियतमा पद्मावती है वह ईश्वर है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। जायसी ने पद्मावत की कथा में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। उन्होंने चित्तौड़ को तन, राजा रत्नसेन को मन, नागमती को दुनिया और हीरामन तोते को गुरु के रूप में और पद्मावती को यहाँ पर परमात्मा के रूप में दिखाया है। जीव गुरु के बताए गए मार्ग पर चलता है और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। विरह की प्रधानता। जायसी का जो रहस्यवाद है, यदि हम उसको समझें तो वो भावात्मक अधिक है। अतः उन्होंने आत्मा को परमात्मा की विरह में तड़पता हुआ ही अधिक चित्रित किया है। साथ ही संसार की
जो जड़ चेतन सभी सत्ताएं हैं उस परमात्मा को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं। तो उन्होंने अपने पद्मावत में विरह की प्रधानता को अधिक दिखाया है। हठ योग का प्रभाव। जायसी ने साधनात्मक रहस्यवाद में हठ योग का प्रभाव दिखाया है, जिसके अंतर्गत की पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 9 पौरी, 10 द्वार इत्यादि का वर्णन किया गया है। सूफी कवि होने के कारण जायसी का भाव हृदय प्रेम की पीर एवं विरह वेदना में पूर्णतया तन्मय दिखाई देता है और ऐसा लगता है मानो जायसी के हृदय में विरह वेदना स्वयं जीवित होती हो। जायसी की विरह वेदना के प्रथम बिंदु को हम समझेंगे, जो है रुदन की प्रधानता। जायसी के विरह वर्णन में रुदन की प्रधानता है। पद्मावत के सभी पात्र विरह में अत्यधिक आंसू बहाते हैं, अर्थात इसमें कवि ने अतिशयता दिखाई है और अपनी वेदना को भी व्यक्त करते हैं। उनके आंसुओं में कहीं कहीं तो पर्वत के शिखर भी डूब जाते हैं, तो यह अतिशयोक्ति है। वेदना का जायसी ने केवल विरह ताप का वर्णन ही नहीं किया, बल्कि विरह जनों की पीड़ा, वेदना और टीस को भी बड़े ही मन स्पर्शी ढंग से दिखाया है। विरह वेदना के हृदय विदारक चित्र उन्होंने अपने काव्य में अंकित किए हैं, जैसे कि रत्नसेन के हृदय में विरह की पीड़ा के जागृत होने से उनकी कैसी स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार नागमती विरह वर्णन में हम ये सब देख सकते हैं, किंतु हमारे पास यहाँ पर क्योंकि मानसरोवर खंड है तो हम उसी को केंद्र में रखकर इसको पढ़ेंगे या समझेंगे। प्रकृति की संवेदना। जायसी के जो पात्र हैं उनके विरह के साथ साथ प्रकृति भी अपना पूरा साथ देती है, इसलिए पद्मावत में पशु, पक्षी, पत्ते, पेड़, पौधे इत्यादि भी जो दिखाए गए हैं वो मनुष्य की व्यथा के साथ साथ वे भी व्यथित हो रहे हैं। इसी कारण नागमती के विरह संदेश को सुन सुनकर पक्षी भी उसकी विरह की आग में जल रहे हैं। त्योहारों में विरह की अधिकता। जायसी ने जन सामान्य की या जो लोक सामान्य हैं उनके 30 त्योहारों द्वारा विरह की व्यथा का भी निरूपण किया है। यदि हम पद्मावत का अध्ययन करें तो देखेंगे कि जायसी ने विरह की पीड़ा को अत्यधिक प्रचंड दिखाया है, व्याकुल दिखाई देते हैं। इसका वर्णन भी जायसी ने अपने काव्य में किया है। अगला है सात्विकता की प्रधानता, अर्थात जायसी ने जिस विरह का निरूपण किया है उसमें भोग विलास की प्रधानता नहीं दिखाई, बल्कि सात्विक रूप की प्रधानता को दिखाया है। क्योंकि जायसी के विरह में जो भी विरही हैं वो इतने पवित्र और इतने विनम्र हो जाते हैं, तो जिससे कि उनकी सात्विकता का स्पष्ट पता चलता है। फारसी वर्णन पद्धति का प्रभाव। जायसी के विरह वर्णन की बात करें तो उसमें फारसी वर्णन पद्धति दिखाई गई है, इसलिए जायसी ने विरह में अतिशयता का उल्लेख भी किया है, क्योंकि प्रेम की पीर के कवि जायसी माने जाते हैं। अब हम जायसी की काव्यगत विशेषताओं की बात करें, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि जायसी के काव्य का भाव पक्ष कैसा है। सबसे पहला है विरह वर्णन की गहनता एवं व्यापकता। पद्मावत में 2 स्थानों पर विरह वर्णन मिलता है, एक नागमती का विरह वर्णन, दूसरा पद्मावती नागमती का संयुक्त विरह वर्णन। दोनों स्थानों पर विरह में बहुत ही गहनता और व्यापकता दिखाई गई है। जैसे कि इस उदाहरण से स्पष्ट होता है, यह तन जारो छार के कहो कि पर्वत उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ी परे कांत धरे जहां पाओ। अगला देखिए प्रकृति चित्रण। श्रृंगार वर्णन की बात करें तो श्रृंगार वर्णन में जायसी ने विविध प्राकृतिक दृश्यों को भी बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया है। जैसे विरह प्रसंग में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, 12 मासों का वर्णन किया है, जो कि बहुत ही मार्मिक दिखता है। अर्थात इसमें प्रकृति का संवेदनात्मक रूप दिखाई देता है। उदाहरण देखिए, पीयूष से कहो संदेशड़ा ए भोरा एका, अर्थात प्रकृति द्वारा या पक्षियों द्वारा विरही अपने संदेश को भेज रहे हैं। रहस्यवाद के रहस्यवादी कवि है, जैसा कि हम जानते हैं
उन्हें साधनात्मक और भावात्मक दोनों ही रहस्यवाद, जैसा कि हम जानते हैं कि जायसी उच्च कोटि के रहस्यवादी कवि हैं और उनमें साधनात्मक और भावात्मक दोनों ही रहस्यवाद मिलते हैं, परंतु अधिकता उनमें भावात्मक रहस्यवाद की है। भक्ति भावना, जायसी ने निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रेम को ही सर्वोपरि माना है। जायसी ने निराकार ब्रह्म की प्राप्ति प्रेम के द्वारा ही मानी है। उनका घट घटवासी जो निर्गुण है, जो उनका सृष्टि का अगम्य है, जिसका किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता, इत्यादि के सिद्धांत भी देखते हैं। अर्थात इन्होंने ये माना है कि प्रेम के द्वारा ही निराकार ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है, हमेशा स्वीकार किया है। और उनके पात्रों में भी जो प्रतीकात्मकता के रूप में जो हीरामन तोता दिखाया गया है, वो गुरु का ही प्रतीक है। जीवात्मा गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए ही अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। इसमें जैसे कि इस पंक्ति से स्पष्ट होता है, गुरु सुवर्ण अर्थात सदमार्ग दिखाने वाला सदगुरु ही होता है। सूफी प्रभाव अर्थात जो जायसी का काव्य है उसमें एक और भारतीय प्रेम परंपरा है, तो दूसरी ओर मसनवी अर्थात फारसी पद्धति का इसमें वर्णन किया गया है। जायसी के भाव पक्ष को हम समझ चुके हैं, अब हम जायसी के कला पक्ष को समझेंगे। अर्थात कला पक्ष काव्य का वह पक्ष है, इसका संबंध अभिव्यक्ति से होता है। जैसे इसमें हम भाषा, शैली, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद इत्यादि को समझते हैं। तो सबसे पहले जायसी के कला पक्ष के अंतर्गत हम समझेंगे जायसी की भाषा। जायसी ने बोलचाल की अवधि का प्रयोग किया है और इनकी भाषा में ग्रामीण पुट है। इन्होंने कहीं कहीं शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी और कहीं कहीं अरबी, फारसी इत्यादि का भी प्रयोग किया है। तो इनकी भाषा में पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाषाओं का प्रयोग मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। शैली के अंतर्गत जायसी ने फारसी की मसनवी शैली में काव्य को रचा है। काव्य रूप की दृष्टि से उन्होंने प्रबंध शैली को स्वीकार किया है। अर्थात हम पद्मावत की बात करें तो पद्मावत एक श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। छंद, जायसी ने दोहा, चौपाई छंद में अपने काव्य की रचना की है। अलंकार, जायसी ने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का बहुत प्रयोग किया है और इसके अतिरिक्त अन्य अलंकार भी सहज रूप से उनके काव्य में आए हुए हैं। तो अलंकारों का प्रयोग करते समय जायसी ने उनके जो शास्त्रीय स्वरूप होता है उस पर ध्यान नहीं दिया। बिंब विधान, जायसी प्रस्तुत और अप्रस्तुत बिंबों का प्रयोग करने में पूर्ण सफल रहे। कहीं कहीं कवि ने पूर्ण बिंब प्रस्तुत किए जिन पर पढ़ने वाला या सुनने वाला भी मुग्ध हो जाए। जैसे सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छेर केस मकुलाई, सचमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झांपी लेहू चंपासा। ये पंक्तियां आपके जो पाठ्यक्रम है मानसरोवर खंड उससे ली गई है। आइए अब हम पद्मावत के काव्य सौष्ठव को समझें। अर्थात पद्मावत जो काव्य है उसकी काव्यगत सुंदरताएं क्या क्या है, जिसके कारण वह वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम वस्तु वर्णन। पद्मावत जो कि एक उच्च कोटि का महाकाव्य है और इसमें जायसी की संपूर्ण प्रतिभा भी झलकती है और यह उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है। तो वस्तु वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में वस्तु वर्णन बहुत अधिक इसका प्रयोग किया गया है, जिसमें यदि आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें दीप, सरोवर, समुद्र, पनघट, हाट, बाजार, नक्षिक वर्णन, युद्ध वर्णन इनका अत्यधिक प्रयोग किया गया है। नक्षिक वर्णन का हम पद्मावती के जो कुमारी रूप की जो अद्भुत झांकी है उसके अंतर्गत देख सकते हैं, जिसमें उसे अनुपम रूप सौंदर्य के साथ साथ यह दिखाया गया है कि वो किस तरह से ब्रह्मा का प्रतीक है। जैसे रवि शशि नखत दीप ही उही ज्योति,
अथवा गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ऊही के हने। अर्थात यहाँ पर पद्मावती को ब्रह्म सिद्ध किया गया कि हाँ वह ब्रह्म का प्रतीक है। प्रकृति वर्णन, जायसी ने प्रकृति वर्णन के अंतर्गत प्रकृति को आलम्बन के रूप में, उद्दीपन के रूप में, रहस्य के रूप में, एक उपदेशात्मक रूप में और प्रतीकात्मक रूप या मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति को आलम्बन के रूप में यदि हम देखें तो उदाहरण के लिए मानसरोधक का जो वर्णन है उसमें कवि ने पहले तो प्रकृति के रमणीक रूप को अत्यंत आकर्षक ढंग से दिखाया है, अत्यंत ही भव्य ढंग से दिखाया है, जिसमें उसने निर्मल जल, सुगंध, मनोरम सीढ़ियां, खिले हुए कमल दल इत्यादि को दिखाया है। उद्दीपन रूप में यदि हम देखें तो जहां पर प्रकृति के उद्दीपन रूप की बात करें तो वहां पर प्रकृति सुखद भावों से उद्दीप्त करती हुई दिखाई गई है और रूप की जो झांकी अंकित करते हुए उसे रहस्यमयी सत्ता की बात करेंगे, परम सत्ता की बात करें। इस तरह से उसमें परम सत्ता की ओर संकेत करते हुए कवि ने अपने काव्य को लिखा है। प्रकृति के उपदेशात्मक रूप के अंतर्गत कवि ने स्थान स्थान पर प्रकृति के माध्यम से अनेक उपदेश देते हुए अपने काव्य को रचा है। प्रतीकात्मक रूप में भी दिखाया है और मानवीकरण रूप में भी प्रकृति को दिखाया है। भाव एवं रस निरूपण, पद्मावत श्रृंगार रस का प्रधान काव्य है, इसलिए इसमें आदि से अंत तक रति नामक स्थायी भाव की ही अभिव्यक्ति हुई है। इसके अंतर्गत श्रृंगार रस प्रधान, अद्भुत और आकर्षक रहा है। अलंकार निरूपण के अंतर्गत कवि ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का इसमें प्रयोग किया है। छंद योजना के अंतर्गत जायसी ने चौपाई एवं दोहे का प्रयोग किया है। इस प्रकार आज हमने भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में समझा कि जायसी का रहस्यवाद कैसा है, जायसी का काव्य सौष्ठव कैसा है, जायसी की रचनाओं में जो कला पक्ष है, भाव पक्ष है, उसके विषय में समझा। तो आशा है कि इस वीडियो से आप सभी लाभान्वित होंगे।